तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि भाई लोक प्रशासन के विकास के चरणों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने आधुनिक काल में जैसे जिक्र किया था कि आधुनिक काल में जब आते हैं तो 1887 ईस्वी में या 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा एक लेख लिखा जाता है और उस लेख के बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म होता है। और इस तरीके से लोक प्रशासन के जन्म के बाद भी उसके विकास के अनेक फेज हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हमने निम्नलिखित चरणों में वर्गीकृत किया है। तो इसमें हम मुख्यतः 6 चरणों का जिक्र करेंगे। प्रथम चरण जो हमारा 1887 से 1926 तक होगा। उसके बाद द्वितीय चरण जो हमारा 1927 से 1937 तक होगा। वही तृतीय चरण 1938 से 1947 तक होगा। एंड चतुर्थ चरण हमारा 1948 से 1977 और पंचम चरण 1971 से 1990 और षष्ठम चरण 1991 से वर्तमान तक की समय अवधि को हम षष्ठम चरण के दायरे में रखते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया कि भाई षष्ठम चरण का जो जिक्र है वो बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 चरणों के बारे में बात की गई है और जो छठवां चरण है उसको भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ चरण में। तो चतुर्थ चरण में हम बात करते हैं स्वरूप की संकट अवस्था। लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, यह संदेह का विषय बना। तो इस काल में क्या होता है कि जब द्वितीय चरण के तहत आलोचना की जाती है कि सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम चरण में। तो अंतर विषय एवं परिपक्वता का काल हमें देखने को मिलता है पंचम चरण में। इसमें आपने 2 हेडिंग्स याद रखनी है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म होता है और विकास प्रशासन का जन्म होता है। इसमें मुख्यतः जो विचारक इसमें योगदान देते हैं पंचम चरण में वो हैं F.W. रिक्स, फ्रैंक जे मेर्नी और डी वाल्डो। तो रिक्स, मेर्नी और वाल्डो पंचम चरण में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। अब देख लेते हैं हम कि पंचम चरण में क्या है। जब चतुर्थ चरण में स्वरूप की संकट अवस्था से गुजरा तो पंचम चरण में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। अब विचारकों ने कुछ नए प्रकार की बात करी जिसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन पर बल दिया गया। इसमें हम सबसे पहले जिक्र करते हैं F.W. रिक्स का। तो हम देखते हैं कि रिक्स ने पंचम चरण में किस तरीके का योगदान दिया। तो F.W. रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि भाई इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म हुआ। तो हम सबसे पहले इस पहली वाली हेडिंग को समझते हैं। तो इस पहली वाली हेडिंग के तहत हम रिक्स का जिक्र करते हैं। और रिक्स वो पहले विद्वान थे जिन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। विकासशील देशों के समाज के लिए आदर्श नमूने गठित किए जाने चाहिए। ये बोलते हैं कि जो विकासशील समाज हैं यानी कि लैटिन अमेरिका एंड एशिया के जो देश हैं, तो इनके नमूने भी हमें इकट्ठे करने चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके से लोक सेवकों का व्यवहार है या वहाँ पे लोक सेवक किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ अमेरिका की एक परछाई बन करके अभी तक चल रहा था। तो रिक्स वो पहले विद्वान थे या रिक्स वो विचारक थे जिन्होंने बोला कि इसको क्या करना चाहिए, विकासशील देशों का भी भ्रमण करना चाहिए और अपनी सभ्यता और संस्कृति जिसमें ये अभी तक घिरा हुआ है, इस सभ्यता और संस्कृति से बाहर निकल करके इसको दूसरी सभ्यता और संस्कृति यानी खास तौर पे विकासशील देशों की सभ्यता और संस्कृति में घुस करके वहां का भी विश्लेषण करना चाहिए कि वहां पे किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तभी लोक प्रशासन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, डायनामिक चेंजेस आएंगे और लोक प्रशासन को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की बात करते हुए प्रतीत होते हुए हैं हमें कौन, F.W. रिक्स। तो F.W. जो रिक्स हैं वो इस तरीके की बात करते हुए प्रतीत होते हैं कि भाई ये बोलते हैं कि अभी तक जो अध्ययन पश्चिमी देशों के बारे में ही किया जा रहा था, इसने इसके अध्ययन के क्षेत्र को पश्चिम से अलग कर अफ्रीका तथा एशिया के देशों की ओर परिवर्तित कर दिया। ये बोलता है कि भाई विकासशील देश किस तरीके से चल रहे हैं, उनके नमूने भी हमें इकट्ठा करने चाहिए और फिर हमें मैच करना चाहिए विकसित देशों के साथ इनके नमूनों को। तो इस तरीके से तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन प्रणाली पर बल देता है। ये बोलता है कि लोक प्रशासन को अब तुलना करनी चाहिए विकसित देशों और विकासशील देशों की भी। और ये बोलता है कि जो अपने एरिया में अभी तक जो ये पश्चिमी देशों का ही अध्ययन कर रहा है, इस क्षेत्र को इसको बाहर पुश करना चाहिए और अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाना चाहिए, विकासशील देशों तक भी इसकी पहुंच करनी चाहिए। इस तरीके की बात करते हैं। उसके बाद फ्रैंक जे मेर्नी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो बुक पर्सपेक्टिव। ये इस पुस्तक में नवीन लोक प्रशासन की धारा विकसित करने की बात करते हैं। अब देखो नवीन लोक प्रशासन का जन्म होता है 1960 के आसपास, ठीक है। 1960 के आसपास ये बोलते हैं कि भाई अमेरिका में जो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1887 से वुडरो विल्सन के बाद
जन्म जिसका हुआ था वो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं 1960 के दशक में अमेरिका में होने वाली तमाम समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। तो इस संदर्भ नवीन लोक प्रशासन की धारा विकसित करने की बात करता है कौन? फ्रैंक जे मैर्नी। ये बोलता है कि 1960 में जो अमेरिका में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं जिनको हैंडल करने में सक्षम नहीं है कौन? क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी चिरसम्मत लोक प्रशासन। ये बोलता है कि जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसलिए इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कुशलता और मितव्ययिता के आधार पर ही चल रहा है। कुशलता और मितव्ययिता का मतलब ये है कि भाई प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए, और मितव्ययिता का मतलब है कि जो भी काम किया जाए वो नियम के दायरे में ही किया जाए। तो अभी तक 1960 के दशक में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था वो किस तरीके से चल रहा था? वो दो तरीके से चल रहा था। पहला कि जो लोक सेवक हैं वो कुशल कारीगर होने चाहिए, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए अच्छे तरीके से। और दूसरी जो शैली में अभी तक वो चल रहा था वो था मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो नियम कानून है उन नियम कानूनों के अंतर्गत रहकर ही लोक सेवक काम करेंगे। तो जब उन नियम कानूनों के अंतर्गत रह करके लोक सेवक काम कर रहे थे तो लोक सेवक मूल्यों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे। लोग उनके पास आ रहे थे और अपनी समस्याएं उनको बता रहे थे, वो उन समस्याओं को सुन नहीं रहे थे क्योंकि उनके कानून के दायरे या उनके नियमों के दायरे से वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो इसलिए फ्रैंक जे मैर्नी नवीन लोक प्रशासन की धारा विकसित करते हैं और ये बोलते हैं कि मूल्यों को अब स्थान देना जरूरी है। मूल्यों को लोक प्रशासन में जोड़ करके आज की आधारशिला को हम खड़ा कर सकते हैं। अभी तक जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत मेजर गलतियां कर रहा था, वो मूल्यों को नहीं जोड़ रहा था। हम लोगों को अधिक से अधिक सुने, अपने नियम मितव्ययिता के जाल से बाहर आकर के हम लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उनका समाधान करें। इस तरीके की ये बात करता है इसके तहत। तो हमने देखा कि भाई कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रबंधन की धारा फ्रैंक जे मैर्नी के द्वारा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम डॉक्टर वाल्डो का जिक्र करते हैं और डॉक्टर वाल्डो के द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस ने इस काल में लोक प्रशासन को एक सहारा दिया। अब लोक प्रशासन की दृष्टि पश्चिमी संस्कृति के अलावा एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों पर भी पड़ने लगी। अब देखो जो इन्होंने पुस्तक लिखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, तो इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे देशों जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन की हम बात कर रहे थे तो उसी चीज़ का समर्थन किया और इस प्रकृति से तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो प्रक्रिया है उसको ज़्यादा बूस्ट मिला। अब पश्चिमी संस्कृतियों के अलावा भी एशियाई संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए ऐदत हो गया, तैयार हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने देखा कि भाई तुलनात्मक लोक प्रशासन के तहत किस तरीके से चीज़ें चली। इसी दौर में विकास प्रशासन का भी जन्म होता है, विकास प्रशासन का भी प्रादुर्भाव होता है। विकास प्रशासन का मतलब ये है कि इसी काल में ये बोला जाता है कि भाई लोक प्रशासन, क्योंकि हमने देखा कि नवीन लोक प्रबंधन की बात हमने की थी, फ्रैंक जे मैर्नी इस तरीके की बात करते हैं, तो नवीन लोक प्रबंधन में ही कहीं ना कहीं विकास प्रशासन की प्रक्रिया हम जोड़ सकते हैं। नवीन लोक प्रबंधन के तहत हमने देखा था कि 1960 के आसपास जब अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें समस्याएं आ रही थी तो उन समस्याओं का समाधान क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी चिरसम्मत लोक प्रशासन नहीं कर पा रहा था। नवीन लोक प्रशासन की धारा विकसित की किसने? फ्रैंक जे मैर्नी ने। वो बोलता है कि मूल्यों को भी शामिल करने की जरूरत है जो अभी तक क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो इसी दौर में वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो और भी गलतियाँ कर रहा है। वो कहीं ना कहीं विकास प्रशासन की शैली को नहीं ईजाद कर रहा है। ये बोलते हैं कि प्रशासन के तरीकों के बजाय उसको लक्ष्यों पे ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये बोलता है कि भाई जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्रशासन के तरीकों के हिसाब से चलने की बात करता है कि इस तरीके से ही काम होगा। जैसे आप कभी गए होंगे लोक सेवकों के पास, तो आप जब काम करने के लिए ले जाते हैं वो बोलते हैं कि नियम से बाहर है, हम कर ही नहीं सकते हैं, काम इसी तरीके से होता है, हम नियम से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशासन के तरीकों के बजाय, क्योंकि अभी तक जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो नियम कानून थे उन्हीं के हिसाब से चल रहा था, ये हमने पता कर लिया। लेकिन फ्रैंक मैर्नी जब नवीन लोक प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि हमें ये बैरियर तोड़ने चाहिए, और जब ये इस तरीके की बात करते हैं तो वहीं से कहीं ना कहीं विकास प्रशासन की जो अवधारणा है वो भी हमें नजर आती है। विकास प्रशासन बोलता है कि हमें सिर्फ काम के तरीकों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन लक्ष्यों की प्राप्ति अधिक जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। हमें विकास अधिक से अधिक करना चाहिए। हम विकास कब करेंगे?
जब हम लक्ष्यों को सेट करेंगे और उन लक्ष्यों को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से विकास प्रशासन का जन्म होता है।